मैंने 40 लाख रुपए खर्च करके गांव में नल का पानी लगवाया। पूरे गांव के लोग हमारे खानदान से रिश्तेदारी निकालने मेरे पुरखों की समाधि तक पहुंच गए। और जितनी दूर की रिश्तेदारी उतना ज्यादा चढ़ावा। यहां तक कि गांव के कुत्ते भी कागज के पैसे लेकर भीड़ में घुस रहे थे। सारी जिंदगी मेहनत करने वाले मेरे माँ बाप के चेहरे पर भी पहली बार गर्व दिख रहा था। जिस दिन पानी चालू होना था, मेरे घर से लेकर गांव के बाहर तक पटाखे फोड़े गए। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह ने तो मेरे माँ बाप को माला पहनाकर पूरे गांव के सामने सम्मानित भी किया। अरे रामलाल जी, आपका बेटा अमन तो बड़ा नाम रोशन कर रहा है। पूरे गांव को इसका एहसान मानना चाहिए। प्रधान ने जैसे ही ये कहा, पूरा गांव एक साथ झुक गया। मेरे पिताजी के चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उस पल के लिए 40 लाख खर्च करना भी कम लग रहा था। लेकिन जब मैं घर लौटा और नल खोला तो उसमें से एक बूंद पानी तक नहीं निकली। गांव वाले जो पानी चालू होते देखने आए थे, सब एकदम चुप हो गए। फिर उनकी आंखों में तमाशा देखने वाली चमक आ गई। पिताजी के चेहरे की लालिमा पल भर में गायब हो गई और उनका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। मां के चेहरे पर जमी मुस्कान रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। मैंने मेन वॉल्व बार बार चेक किया, सब कुछ ठीक था। मैं पड़ोस में महेश के घर गया। उसके यहां नल से पानी ऐसे बह रहा था जैसे झरना फूट पड़ा हो। पानी का दबाव इतना था कि बाल्टी तक खिसक जाए। पिताजी के होंठ कांपने लगे। वो अचानक मुड़े और तेज कदमों से पंचायत भवन की तरफ चल पड़े। मैं चुपचाप उनके पीछे हो लिया। हंसी नहीं आ रही क्या? खुद पैसे लगाकर पानी लगवाया और खुद के घर में पानी नहीं आया। पूरा बेवकूफ निकला। पैसे भी गए और सबके सामने तमाशा भी बन गया। ऊपर से हमने जो चढ़ावा चढ़ाया वो भी बेकार गया। पूरे 40 लाख ऐसे ही डूब गए। हर ताना मेरे पिताजी के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह पड़ रहा था। पंचायत भवन के आंगन में शराब की महक फैली हुई थी। प्रधान रघुवीर सिंह कुछ लोगों से घिरा बैठा था और जश्न मना रहा था। उसने पिताजी को देखा तो ऐसे हाथ हिलाया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। रामलाल जी, अब क्या हुआ? पिताजी ने दबे स्वर में पूछा। रघुवीर, पूरे गांव में पानी आ रहा है, फिर मेरे घर में क्यों नहीं? उसने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हारा घर थोड़ी ऊंचाई पर है, पानी का प्रेशर नहीं पहुंच रहा, नॉर्मल बात है। पिताजी ने कहा, मेरा घर महेश के घर से आधा मीटर भी ऊंचा नहीं है, उसके यहां तो पानी फव्वारे की तरह आ रहा है। रघुवीर ने कंधे उचकाए। ये सब तकनीकी बातें हैं, मुझे क्या पता। पूरे गांव के 200 घरों में पानी आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे घर नहीं आ रहा। अब क्या पूरे गांव को रोक दें? फिर उसने बात खत्म करते हुए कहा, कल देखेंगे, अभी जाओ। पिताजी वहां अकेले खड़े रह गए। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। पूरा शरीर कांप रहा था। वो अपमान ऐसा था जैसे सबके सामने किसी ने उन्हें 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए हों। मेरी सारी खुशी और संतोष उसी पल टूटकर बिखर गया। रात हो गई। पूरा गांव नए पानी की खुशी में डूबा हुआ था। हर घर में रोशनी थी, लेकिन मेरे पिताजी आंगन के कोने में अकेले बैठे एक के बाद एक सस्ती बीड़ी फूंक रहे थे। धुएं का गुबार उन्हें पूरी तरह ढक चुका था। अंदर कमरे से मां के दबे दबे रोने की आवाज बार बार आ रही थी। मेरा सीना भारी हो गया। मैं उनके पास गया और कंधे पर हाथ रखा। पापा छोड़िए, इसका हल मैं निकालूंगा। उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं और उनमें सिर्फ बेबसी थी। क्या हल निकलेगा बेटा? ये लोग खुलकर हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने अपना लैपटॉप निकाला और उस प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रॉनिक सीएडी ड्राइंग खोली जो कंपनी ने मुझे पहले भेजी थी। उस नक्शे में नीली रंग की मुख्य पाइपलाइन साफ दिखाई दे रही थी। वो सीधे मेरे घर के सामने से गुजर रही थी और वहां एक अलग वॉल्व कनेक्शन भी मार्क किया गया था। घर ऊंचा है, पानी का प्रेशर नहीं पहुंच रहा। ये सब सरासर झूठ था। मैंने रबर के जूते पहने, कोने से फावड़ा उठाया और टॉर्च लेकर ठंडी रात में निकल पड़ा। मैं गांव की मुख्य सड़क पर नहीं गया, बल्कि उस इलाके की तरफ बढ़ा जिसे ऊंचाई वाला इलाका बताया जा रहा था। गांव के बाहर की सुनसान कच्ची सड़क पर मैं नई खुदी हुई मिट्टी के निशान तलाशने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन पाइपलाइन नक्शे की तरह सीधी नहीं जा रही थी। मेरे घर से कुछ 100 मीटर पहले वो अचानक एक अजीब और बहुत बड़ा ऐसा आकार का मोड़ लेकर दूसरी तरफ घूम गई थी। मेरा दिल धीरे धीरे बैठने लगा। मैंने उस मोड़ के पास खुदाई शुरू की। मिट्टी ढीली थी। कुछ ही फावड़े मारने पर नीचे किसी सख्त चीज से टक्कर हुई। मैंने हाथों से मिट्टी हटाई तो एकदम नई नीली पाइप दिखाई दी। वो जमीन के अंदर ऐसे दबी हुई थी जैसे मेरे परिवार का मजाक उड़ा रही हो। मैं खड़ा हुआ और मोबाइल में मैप खोलकर दूरी मापने वाला फीचर ऑन किया। फिर उस पूरे मोड़ को नापना शुरू किया। जहां से पाइप मुड़ी थी वहां से लेकर जहां वापस मुख्य लाइन में मिली, मैंने पूरी दूरी मापी। स्क्रीन पर जो नंबर आया उसे देखकर मेरा खून जम गया। 4.87 किलोमीटर। सिर्फ मेरे घर वाली 100 मीटर की छोटी सी ऊंची जमीन से बचने के लिए उन्होंने पाइपलाइन को लगभग 5 किलोमीटर घुमा दिया था। इसका मतलब था कि उन्होंने ज्यादा पाइप खरीदी, ज्यादा मजदूरी लगाई और कई गुना ज्यादा काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे घर तक पानी न पहुंचे। ये कोई गलती नहीं थी, ये खुली हुई दुश्मनी थी। मैं ठंडी हवा में खड़ा दूर गांव की टिमटिमाती लाइटों को देख रहा था। जो रोशनियां पहले मुझे अपनापन लगती थीं, अब ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही हों। मेरे चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन वो खुशी की नहीं थी। वो ऐसी हंसी थी जो इंसान के अंदर सब कुछ टूट जाने के बाद निकलती है। मैंने मोबाइल निकाला और उस मुड़ी हुई पाइपलाइन की कई तस्वीरें ले लीं।
अगली सुबह मेरे माँ बाप की आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों पूरी रात सो नहीं पाए थे। पिताजी तो 2 बोतल शराब लेकर फिर से प्रधान रघुवीर सिंह के पास जाने की सोच रहे थे ताकि किसी तरह बात बन जाए। मैंने उन्हें रोक दिया। पापा, किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं देखता हूं। रघुवीर सिंह के घर के बाहर कल से भी ज्यादा भीड़ थी। गांव वाले हमारे परिवार का मजाक उड़ाने में लगे थे। मैं तो पहले ही कह रहा था, अमन ने दिखावा करने के चक्कर में 40 लाख फूंक दिए। पानी तो आया नहीं, पैसा अलग डूब गया। रघुवीर दरवाजे पर खड़ा सिगरेट पी रहा था और लोगों के बीच मेरे परिवार की बेइज्जती का मजा ले रहा था। मैं भीड़ को चीरते हुए उसके सामने जा खड़ा हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने मोबाइल निकाला और पिछली रात ली हुई तस्वीर उसके चेहरे के सामने कर दी। मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। प्रधान जी, जरा ये बताइए कि ये लगभग 5 किलोमीटर का घुमाव किस लिए डाला गया है? उसका चेहरा एक पल में उतर गया। पहले घबराहट, फिर गुस्सा। तू रात को गांव की पाइपलाइन खोदने गया था, क्या करना चाहता है? फिर वो झूठ बोलने लगा। ये इंजीनियरिंग का फैसला था, पूरे गांव में बराबर प्रेशर बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ा। तुझे क्या समझ आएगा? फिर उसने लोगों को भड़काते हुए कहा, मुझे लगता है ये बची हुई रकम नहीं देना चाहता, इसलिए बहाने बना रहा है। उसकी बात सुनकर कुछ गांव वाले भी बोल पड़े। सही कह रहे गए हैं प्रधान जी, इंजीनियरों को ज्यादा पता है या इसे? शहर में रहकर 2 पैसे क्या कमा लिए, अब हमें ही समझाने आया है। तभी मेरे माँ बाप भी वहां पहुंच गए। माहौल देखकर वो घबरा गए। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, अमन बस कर, अब और झगड़ा मत कर। 20 लाख तो चले गए, मान लेते हैं। बात बढ़ी तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मां भी रोते हुए बोली, बेटा पानी नहीं आया तो क्या हुआ, हम अपने पैसे से कुआं खुदवा लेंगे, इन लोगों से मत उलझ। मैंने अपने पिता की बेबसी और मां के आंसू देखे, फिर आसपास खड़े लोगों के चेहरे देखे जो हमारी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। उसी पल इस गांव के लिए मेरे मन में बची आखिरी मोहब्बत भी खत्म हो गई। मैंने झटके से पिताजी का हाथ छुड़ा दिया। इज्जत, किसी को बेवकूफ बनाकर उसका मजाक उड़ाकर जीना इज्जत है। ये इज्जत नहीं, शर्म की बात है। फिर मैंने सबके सामने प्रोजेक्ट मैनेजर विकास शर्मा को फोन लगाया और स्पीकर ऑन कर दिया। फोन उठते ही उसकी आवाज आई, नमस्ते अमन जी, शायद आप बचे हुए पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, काम बिल्कुल सही हुआ है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, विकास जी, इस प्रोजेक्ट के बचे हुए 20 लाख रुपए की पेमेंट अभी से रोक दी जाती है। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। क्या? लेकिन क्यों? मैंने रघुवीर सिंह की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड कहा, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। रघुवीर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। तुरंत 2 और फोन किए। पहला शहर की सबसे बड़ी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को, मुझे आपकी सबसे बड़ी 3 ट्रक चाहिए, अभी के अभी इस पते पर भेजिए, एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा। दूसरा फोन मैंने उस ठेकेदार सुरेश यादव को किया जिसने पाइपलाइन बिछाई थी। सुरेश जी, अपने लोग और मशीनें लेकर तुरंत गांव आइए। मैंने जो भी पाइप खरीदी थी 1-1 इंच जमीन से निकालनी है। मजदूरी डबल दूंगा। ये दोनों फोन लोगों के बीच बम की तरह फट गए। रघुवीर सिंह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अमन तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये पाइप अब गांव की संपत्ति है। अगर तूने एक भी पाइप को हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। मैंने शांति से वो दान समझौता निकाला जिस पर पंचायत और मेरे दोनों के हस्ताक्षर थे। सबके सामने जोर से पढ़ा, मैं अमन अपनी इच्छा से 40 लाख रुपए खर्च करके पूरे गांव और अपने घर सहित सभी घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। मैं रुका और सबकी तरफ देखा। ध्यान से सुन लो, अपने घर सहित। मेरे घर को जानबूझकर बाहर कर दिया गया है, मतलब इस समझौते की सबसे अहम शर्त तोड़ी गई है। प्रोजेक्ट की बाकी पेमेंट मैंने रोक दी है और जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, ये सारी पाइपलाइन मेरी निजी संपत्ति है। इन पर न गांव का हक है और न रघुवीर सिंह का। मेरे माँ बाप पूरी तरह सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बात को यहां तक ले जाऊंगा। रघुवीर ने देखा कि कानून और कागजों में उसकी दाल नहीं गल रही, तो उसने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया। देखो इस एहसान फरामोश को, ये पूरे गांव का पानी बंद करना चाहता है, इसे रोकना होगा। अभी तक तमाशा देख रहे लोग तुरंत भड़क गए। पाइप नहीं निकलने देंगे, अमन तू बहुत गलत कर रहा है। लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। जब तुम सब मिलकर मेरे घर को पानी से वंचित कर रहे थे तब किसी को तकलीफ नहीं हुई। जब मेरे माँ बाप का मजाक उड़ाया जा रहा था तब किसी का जमीर नहीं जागा। अब अपनी बारी आई तो दर्द होने लगा। मैंने साफ कहा, आज मैं सिर्फ गांव नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपनी खरीदी हुई हर चीज यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। 1 घंटे के अंदर गांव के बाहर से जेसीबी और बड़े बड़े ट्रकों की आवाज आने लगी। पूरा गांव दंग रह गया। रघुवीर सिंह कुछ गुंडों को लेकर मशीनों के सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे कुचलकर जाना होगा। तभी उसने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। रघुवीर दौड़कर उनके पास गया और मेरे खिलाफ शिकायत करने लगा, लेकिन मैंने पुलिस को दान समझौता, बैंक ट्रांसफर की रसीद और पाइपलाइन की तस्वीरें दिखा दी। सबूत देखने के बाद पुलिस ने रघुवीर से कुछ सवाल पूछे। क्या पाइपलाइन सच में उसके घर से नहीं गई? क्या प्रोजेक्ट का काम अभी पूरा नहीं हुआ? क्या अंतिम भुगतान बाकी है?
रघुवीर कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार पुलिस ने साफ कहा, यह सिविल मामला है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते, अगर किसी को आपत्ति है तो अदालत जाए। इतना कहकर पुलिस चली गई। रघुवीर सिंह और पूरे गांव के लोग वहीं खड़े रह गए। उनकी नजर में जो कानून था वो मेरे कागजों और असली कानून के सामने टिक ही नहीं पाया। मैं रघुवीर के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था और उसी पल मेरे मन में उसके लिए बची हुई आखिरी हमदर्दी भी खत्म हो गई। मैंने जेसीबी वाले को हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल रघुवीर सिंह और गांव वालों की बेबस चीखों के बीच मशीन का तेज पंजा जमीन में धंस गया। एक एक करके नीली पाइपलाइन मिट्टी से बाहर निकलने लगी। गांव वालों के चेहरे पर पहले गुस्सा था, फिर पछतावा और आखिर में मायूसी। वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि जिस पानी की लाइन को वो अपनी उम्मीद समझते थे, वो अब सिर्फ प्लास्टिक के कबाड़ में बदल रही थी। मेरे माँ बाप ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप पैकर्स वालों की मदद करने लगे और घर का सामान बाहर निकलवाने लगे। उनके चेहरों पर अब शिकायत नहीं थी, बस गहरी थकान और दुख था। जिस जगह उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी, उसने उन्हें आखिर में सिर्फ बेइज्जती और दर्द दिया था। तभी अफरा तफरी के बीच एक दुबला पतला लड़का मुझे चुपके से गांव के बाहर एक पेड़ के पीछे ले गया। वो गांव के अकाउंटेंट का बेटा विक्की था। उसने मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव थमाई। अमन भैया, ये पापा ने आपको देने को कहा है। इसमें गांव के असली हिसाब किताब की कॉपी है। रघुवीर सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। आपने आज जो किया है वो इसे कभी नहीं भूलेगा। ये चीज शायद आपके काम आ जाए। मैंने पेन ड्राइव हाथ में ली और उसे धन्यवाद कहा। मैं कार में वापस गया, दरवाजा लॉक किया और वो यूएसबी अपने लैपटॉप में लगा दी। अंदर सिर्फ एक एक्सेल फाइल थी। जैसे ही मैंने हिसाब किताब वाली फाइल खोली, मेरी आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर दो अलग अलग बजट शीट्स थीं। एक वो जो मैंने पहले देखी थी, 40 लाख रुपए वाला पीपल के पेड़ वाला गांव पानी सप्लाई प्रोजेक्ट। लेकिन दूसरी शीट में पूरे 80 लाख रुपए का बजट दिख रहा था। पीपल के पेड़ वाला गांव ग्रामीण सुरक्षित पेयजल योजना। रघुवीर ने मेरी दी हुई डोनेशन को आधार बनाकर ऊपर से एक अनुपात 1 के हिसाब से 40 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी भी निकलवा ली थी। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आया जब मैंने देखा कि नकली हिसाब किताब में मेरे घर को बाईपास करने के लिए जो 5 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन डाली गई थी, उसे पहाड़ी इलाके में विशेष निर्माण कार्य दिखाकर 20 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया था। उसी पल सारी कड़ियां जुड़ गईं। मेरे घर को सिर्फ बेइज्जत करने के लिए नहीं छोड़ा गया था। ये सब सरकारी पैसे हड़पने का खेल था। एक तीर से 3 निशाने। मैंने लंबी सांस ली, सारी फाइलें और सबूत इकट्ठे करके एनक्रिप्ट किए और एक ऐसे ईमेल एड्रेस पर भेज दिए जिसका इस्तेमाल करने की मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सब खत्म करके मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा। रघुवीर अभी भी गांव वालों को भड़का रहा था, लेकिन अब मुझे उसके लिए सिर्फ ठंडी दया महसूस हो रही थी। तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। रात तक सामान शिफ्ट होता रहा। पुराने घर में जो भी था, माँ बाप की कुछ यादगार चीजों को छोड़कर बाकी सब मैंने ट्रक में भरवा दिया। हम तीनों ने फैसला किया कि उस खाली पड़े घर में आखिरी रात बिताएंगे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था, अचानक एक पत्थर आकर बैठक की खिड़की पर लगा। शीशा चकनाचूर हो गया। बाहर से कुछ लड़कों की आवाज आई, शर्मा परिवार गांव छोड़कर भाग जाओ। मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैं दरवाजे के पास पड़ी लकड़ी उठाकर बाहर निकलने ही वाला था कि पिताजी ने मुझे पकड़ लिया। फिर अचानक वो खुद फट पड़े। पूरी जिंदगी मैं इस गांव में सबके आगे झुकता रहा, बदले में मिला क्या? आज वही लोग मुझे गद्दार का बाप कह रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने कोने में रखी फावड़ा उठा ली और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। कौन है बे? हिम्मत है तो सामने आ। उनके उस रूप को देखकर बाहर खड़े लड़कों की हालत खराब हो गई। वो अपने पेंट के डिब्बे वहीं छोड़कर भाग गए। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, शर्मा परिवार गद्दार है। वो लाल रंग अंधेरे में सूखे हुए खून जैसा लग रहा था। पिताजी उन शब्दों को देखते रहे, ना वो चिल्लाए ना रोए, बस धीमी आवाज में बोले, चलो यहां से, सुबह होते ही निकल जाएंगे। अब मर भी गया तो इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। मैंने उनकी आंखों में पहली बार ऐसा फैसला देखा। मां रो रही थी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, हम चले जाएंगे। लेकिन गांव से बाहर निकलने वाली इकलौती सड़क पर हमें रोक लिया गया। सड़क पूरी तरह लोगों से भरी हुई थी। सबसे आगे रघुवीर खड़ा था। अमन, तुमने हमारा पानी का प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया और अब भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तुमने गांव की संपत्ति चुराई है। तुम्हें यहीं रुकना होगा। कुछ बूढ़े लोग सड़क पर लेट गए। कुछ औरतें बच्चों को लेकर बैठ गईं और रो रो कर मुझे कोसने लगीं। ये पूरी तरह से प्लान की हुई भावनात्मक ब्लैकमेलिंग थी। मैं तुरंत समझ गया कि रघुवीर क्या करना चाहता है। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं उसकी शिकायत करूंगा, इसलिए वो पूरे गांव को ढाल बनाकर मुझे यहीं फंसाना चाहता था। मैंने उसे देखा और कहा, रघुवीर, जो तुम कर रहे हो वो गैर कानूनी है, ये अपराध है। लेकिन वो हंस पड़ा। बोला, अपराध? आज तुझे पता चलेगा कि इस गांव में कानून कौन है। आज कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाएगा। रघुवीर दोनों हाथ सीने पर बांधकर ऐसे खड़ा था जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जेब से मोबाइल निकाला और सबके सामने एक नंबर डायल किया, साथ ही स्पीकर ऑन कर दिया। रघुवीर को लगा कि मैं फिर पुलिस को फोन कर रहा हूं।
उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। वह बोला, पुलिस भी आ जाए तो क्या कर लेगी? क्या पूरे गांव को पकड़ कर ले जाएगी? लेकिन इस बार मैंने 112 नहीं मिलाया था। फोन जुड़ा और उधर से आवाज आई, नमस्कार, जिला सतर्कता एवं जांच समिति। जैसे ही जांच समिति शब्द लोगों के कानों में पड़े, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। रघुवीर वहीं जम गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने साफ आवाज में कहा, मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं पीपल के पेड़ वाले गांव का निवासी हूं। मैं गांव प्रधान रघुवीर सिंह के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करवा रहा हूं। उसने गांव की पेयजल योजना में निर्माण कंपनी के साथ मिलकर फर्जी हिसाब किताब बनाकर सरकारी सहायता राशि में से 20 लाख रुपए हड़प लिए हैं। मेरी हर बात के साथ रघुवीर का शरीर कांपने लगा। गांव वालों के चेहरों पर भी शक और हैरानी साफ दिखाई देने लगी। मैं रुका नहीं। मैंने आगे कहा, इस प्रोजेक्ट का कुल बजट 80 लाख रुपए था। उसमें से 40 लाख मेरी निजी डोनेशन थी और बाकी 40 लाख सरकारी सहायता राशि थी। रघुवीर ने मुझसे इस सरकारी रकम की जानकारी छुपाई। उसने जानबूझकर पाइपलाइन को मेरे घर से दूर घुमाकर अतिरिक्त काम दिखाया और उसी बहाने 20 लाख रुपए का फर्जी खर्च दिखाकर पैसा निकाल लिया। इस पूरे मामले के दस्तावेज और सबूत आधा घंटा पहले आपके आधिकारिक ईमेल पर भेजे जा चुके हैं। उधर से आवाज तुरंत गंभीर हो गई। अमन जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारी टीम इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कृपया अपना फोन चालू रखिए। हमारी जांच टीम तुरंत गांव के लिए रवाना हो रही है और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। मैंने फोन काट दिया। चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज रह गई थी। रघुवीर का चेहरा राख जैसा पड़ चुका था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे कहा, तुम्हें लगा था कि मैं सिर्फ पाइपलाइन उखाड़ने आया हूं? नहीं, मैं तुम्हारी कब्र खोदने आया था। तुम्हारी और उन सबकी जो इस खेल में शामिल थे। इतना सुनते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। लोगों को पहली बार समझ आया कि गांव का पानी मैंने नहीं छीना था। असली गुनहगार रघुवीर था, जिसने मेरी डोनेशन ही नहीं बल्कि सरकारी पैसे भी खा लिए थे। अचानक भीड़ का गुस्सा मेरी तरफ से हटकर उसकी तरफ मुड़ गया। रघुवीर, हमारे पैसे कहां गए? हमारा पानी वापस ला। इसी ने सारा खेल किया था। कुछ देर पहले तक सड़क पर लेटे लोग खुद उठकर खड़े हो गए। औरतों ने रोना बंद कर दिया। सबकी आंखों में अब डर और गुस्सा था। धीरे धीरे लोगों ने रास्ता खाली कर दिया। अब कोई भी हमारी गाड़ी के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी धीरे धीरे भीड़ के बीच से निकलने लगी। कई लोगों के चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी थी। रघुवीर सड़क किनारे जमीन पर बैठ गया था। उसके सबसे करीबी साथी भी उससे दूरी बनाकर खड़े थे, जैसे उसका नाम लेना भी मुसीबत हो। वह बड़बड़ा रहा था, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। गांव की सीमा पार करते ही हमारी गाड़ी उबड़ खाबड़ सड़क से गुजरती हुई आगे बढ़ी। पीछे धूल का गुबार उठ रहा था, जैसे हमारे और उस गांव के बीच की आखिरी डोर भी टूट रही हो। मैं स्टीयरिंग पकड़े सामने सड़क पर नजर जमाए हुए था। रियर व्यू मिरर में गांव धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। वो घर, वो पेड़, वो गलियां सब धुंधले पड़ते जा रहे थे। पिताजी की भौहें आखिरकार ढीली पड़ गईं। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। सड़क के किनारे खड़े पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे थे। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने लंबी सांस ली। उस सांस में आधी जिंदगी का दबा हुआ दर्द, बेइज्जती और अब मिली आजादी सब कुछ था। उन्होंने धीमे से कहा, आखिर निकल ही आए। उनकी आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी राहत थी। पूरी जिंदगी यही सोचते रहे कि गांव में इज्जत से जीना है। अब समझ आया कि अपने परिवार के साथ चैन से जीना ही सबसे बड़ी इज्जत है। माँ पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठी थीं। वो बाहर नहीं देख रही थीं। उनकी उंगलियां उस पुरानी चांदी की अंगूठी को सहला रही थीं, जो पिताजी ने शादी के बाद अपनी पहली तनख्वाह से उन्हें दिलाई थी। काफी देर बाद उन्होंने सिर उठाया और आखिरी बार गांव की दिशा में देखा। उनकी आंखों में कई तरह की भावनाएं थीं। वहां उनकी पूरी जिंदगी बीती थी। पड़ोसी थे, यादें थीं, उम्मीदें थीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा धोखा, दर्द और कड़वाहट थी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने नजरें फेर लीं, इस बार हमेशा के लिए। मैंने कार की खिड़की खोल दी। ताजरी हवा अंदर आई। मिट्टी और खेतों की खुशबू के साथ जैसे कई दिनों का बोझ भी उड़ गया। करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक सामने से सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। कई काली गाड़ियां लाल नीली बत्तियां जलाती हुई तेजी से हमारे पास से गुजरीं और सीधे गांव की तरफ निकल गईं। उनके ऊपर जांच विभाग के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पिताजी ने उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुराए। जो होना था वो हो गया। मां ने भी सिर हिलाया। अच्छे बुरे का हिसाब देर से सही होता जरूर है, बस इस बार थोड़ा जल्दी हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक्सीलरेटर हल्का सा दबा दिया। गाड़ी शहर की तरफ बढ़ती रही। मुझे पता था कि रघुवीर और उसके साथियों का खेल अब खत्म हो चुका था और उस गांव का दौर भी बदलने वाला था। रास्ते भर पिताजी नई जिंदगी की बातें करते रहे। वो कह रहे थे कि शहर में किसी अच्छे इलाके में घर लेंगे, माँ के साथ आराम से सब्जी लेने जाएंगे और अब किसी के सामने झुककर नहीं जिएंगे।
माँ भी बीच बीच में अपनी राय देती और उनके चेहरे पर पहली बार भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी। उन्हें यूं मुस्कुराते देखकर मेरे मन को भी सुकून मिला। इतने साल गांव में टिके रहने के लिए उन्होंने जितनी बेइज्जती झेली थी, अब उसका अंत हो चुका था। शहर पहुंचकर हमने पहले एक होटल लिया और फिर नया घर ढूंढना शुरू कर दिया। शिफ्टिंग वाले दिन कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। बस हम 3 लोग थे, कुछ सामान था और एक नई शुरुआत का उत्साह था। एक हफ्ते बाद मेरे फोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाला विक्की था। वह गांव के उन गिने चुने समझदार लड़कों में से था जिसने शुरू से ही लोगों को रघुवीर के पीछे न चलने की सलाह दी थी। उसने कहा, अमन भैया, एक अच्छी खबर है, सब कुछ सामने आ गया है। रघुवीर सिर्फ पानी वाले प्रोजेक्ट के 20 लाख नहीं खाया था। उसने सामूहिक जमीन के मुआवजे, टूटी फूटी मकानों की सरकारी मदद और कई दूसरी योजनाओं में भी घोटाले किए थे। कुल रकम लाखों में नहीं, करोड़ के करीब पहुंच रही है। रघुवीर और उसके सबसे करीबी साथियों को हिरासत में ले लिया गया है और जिन लड़कों ने आपके घर पर हमला किया था उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा पंचायत तंत्र भंग कर दिया गया है। जहां तक पानी वाले प्रोजेक्ट की बात है, उसे भी जांच पूरी होने तक रोक दिया गया है। अब गांव वाले पछता रहे हैं। पानी भी नहीं मिला और ऊपर से पूरे इलाके में बदनामी अलग हो गई। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आपसे माफी मांगूं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप पुरानी बातें भूलकर एक बार फिर गांव की मदद कर सकते हैं और पानी वाला प्रोजेक्ट पूरा करवा सकते हैं। मैंने उसकी बात सुनी और बस हल्की सी मुस्कान दी। फिर कहा, उन्हें बोल देना, इंसान की इज्जत एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ती। अब जो है वही ठीक है। मैंने फोन रख दिया और खिड़की के बाहर शहर की भागती हुई जिंदगी को देखने लगा। मेरे अंदर ना बदले की खुशी थी और ना ही किसी को माफ करने की इच्छा। अब जो भी उनके साथ हो रहा था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। कुछ महीनों बाद विक्की का एक मैसेज आया। उसने लिखा कि गांव में नया प्रधान चुना गया है। वह मेहनती और ईमानदार आदमी है। वह पूछ रहा था कि क्या मैं वापस आकर निवेश करना चाहूंगा और अधूरा पड़ा पानी का प्रोजेक्ट पूरा करवाना चाहूंगा। मैंने मैसेज पढ़ा, बिना एक सेकंड सोचे सिर्फ 2 शब्द लिखे, नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो गांव, वहां के लोग और वहां की बातें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। बची हुई रकम मैंने किसी बिजनेस में नहीं लगाई। मैंने माँ पिताजी का दाखिला सीनियर सिटीजन आर्ट और पेंटिंग क्लास में करवाया। उनके लिए सबसे अच्छे मसाज चेयर खरीदे। उन्हें उन जगहों पर घुमाने ले गया जहां जाने का सपना उन्होंने जवानी में देखा था। उनकी मुस्कान दिल से निकलती थी। वो किसी मंच पर मिली तारीफ से कहीं ज्यादा सच्ची और खूबसूरत थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने सही फैसला लिया था। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वापस नहीं जाया जाता और जाना भी नहीं चाहिए। इंसान की जड़ें सिर्फ मिट्टी में नहीं होती, उसकी असली जड़ें उसके अपने लोग और उसके मन की शांति होती हैं।